हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स दो शब्दों से मिलके बना है, एक है बायोलॉजी और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कई सारी फील्ड्स, कई सारी डिसिप्लिन्स का एक साथ इंटीग्रेशन हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एक्सप्लोरेशन and integration exploitation of biological sciences data in research and development। तो बेसिकली इन सभी ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और इन सभी ब्रांचेस को कैसे हमें यूज़ करना है अपनी फील्ड के लिए, स्पेशली जब हम रिसर्च की बात करते हैं, स्पेशली जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें हमें किस तरह से इसको एम्प्लॉय करना है। बेसिकली ये ब्रांच उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई थी 1980 में, जब हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डीएनए सीक्वेंस कर लिया था। हमारे पास बहुत सारा ऐसा डेटा था जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जिसकी बहुत रेलेवेंस थी, लेकिन तब तक हमारे पास उसको एक जगह स्टोर करने के लिए कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था। तो सबसे पहली बार जो डेटाबेस बनाया गया वो बनाया था जेनबैंक ने, जो NCBI में सिचुएटेड है। तो NCBI जो है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये एक इंस्टीट्यूट है जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिलेटेड टू जेनेटिक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है और एक डेटाबेस बना के रखता है। बेसिकली एक पूरा रॉ डेटा का जो रिकॉर्ड है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में स्टोर करके रखता है। तो सबसे पहले जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। इसके अलावा यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी या EMBL जो स्टैब्लिश हुआ था 1980 में, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट में, इसने भी डेटा को कलेक्ट करके, उसको अरेंज करके, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू कर दिया था। तो ये हम मान सकते हैं कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्टार्टिंग ईयर थी, जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लोग थोड़ा थोड़ा उसकी नीड को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे थे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है डेटा, दूसरा है डेटाबेस, तीसरा है डेटाबेस माइनिंग टूल। डेटा क्या है? डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रेफर करते हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो डेटा को हम रेफर कर सकते हैं एज अ DNA सीक्वेंस, या एज अ प्रोटीन सीक्वेंस, या एज अ RNA सीक्वेंस। ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, RNA का स्ट्रक्चर है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है। और अगर इन सारे डेटा को, ये जितना भी रॉ डेटा है, सीक्वेंसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, या लिटरेचर है, इन सबको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से स्टोर करते हैं तो वो कहलाता है एक डेटाबेस। डेटाबेस माइनिंग टूल्स वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम ये सारा डेटा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे इंटरनेट पे हमारे पास हर टॉपिक की बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। लेकिन इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें एक सर्च इंजन चाहिए होता है, या हमें एक टूल चाहिए होता है जिसके माध्यम से हम ये इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें।
जैसे गूगल एक टूल है, एक सर्च इंजन है। सिमिलरली डेटाबेस माइनिंग टूल्स वो टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर की है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि डेटा की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, जिसमें डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिक पाथवेज, लिटरेचर, जेल पिक्चर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है जिसको हम रेफर कर सकते हैं एज अ डेटा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का वो है डेटाबेस। मैंने बताया डेटाबेस इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, प्रोटीन एक्सेट्रा इन एन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। मतलब अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी में स्टोर कर रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन को, तो वो डेटाबेस कहलाएगा। डेटाबेस के भी कई प्रकार हैं, जैसे डेटा के कई प्रकार थे, इसी तरह से डेटाबेस के भी कई प्रकार हैं। सीक्वेंस डेटाबेस हो सकता है जो न्यूक्लियोटाइड के, अमीनो एसिड के, इन सब के सीक्वेंसेस स्टोर करके रखे। स्ट्रक्चरल डेटाबेस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, इन सब के इंफॉर्मेशन स्टोर करे। एंजाइम डेटाबेसेस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। माइक्रो एरे डेटाबेसेस जब एक ही सेल के कई सारे जीन की हमें इंफॉर्मेशन एक जगह पे चाहिए हो तो उस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला डेटाबेस। क्लिनिकल डेटाबेस जो हमारी जेनेटिक डिजीजेज को एक जगह पे स्टोर करे। पाथवे डेटाबेसेस जो डिफरेंट पाथवेज के जो डेटा है उसको स्टोर करे। केमिकल डेटाबेसेस जो डिफरेंट केमिकल मोइटीज़ के डेटा को स्टोर करे। तो इस तरह से कई सारे डेटाबेसेस हमारे पास हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। बेसिकली ये वो डेटाबेसेस हैं जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं। डीएनए के सीक्वेंसेस, आरएनए के सीक्वेंसेस, इन सब के सीक्वेंसेस को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम इसमें आता है वो आता है एनसीबीआई का, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर हम कोई एक नया सीक्वेंस डालते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता लग सकता है कि वो सीक्वेंस वाकई में उतना नया है या फिर पहले से वो सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है या होमोलॉगस है किसी और सीक्वेंस के। इसी तरह से EMBL है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। DDBJ है, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। ESTs है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। SNPs है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ये सारे डेटाबेसेस हैं जो हमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रोटीन डेटाबेस। प्रोटीन डेटाबेसेस में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सीक्वेंसेस, ये सारे डेटा स्टोर होते हैं। प्रोटीन डेटाबेसेस में प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स PIR, यूनिप्रोट, स्विस प्रोट, ट्रेम्बल, प्रोसाइट, प्रिंट्स, ब्लॉक्स, PFAM, ये सब आते हैं। PFAM बेसिकली डिफरेंट जो प्रोटीन फैमिलीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। ये बात हो गई अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की जो प्रोटीन में प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस की बात करें जो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रोटीन के सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे भी डेटाबेसेस हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम उनमें कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डालेंगे तो वो उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो उसमें प्रोटीन डेटा बैंक, PDB, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, SCOP और CATH, ये तीनों नाम आते हैं। देन एंजाइम डेटाबेस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स के अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टोर करके रखते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है ब्रेंडा। देन एंजाइम। फिर क्लिनिकल डेटाबेसेस की बात करते हैं जो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या कोई भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो सीक्वेंसेस के इधर उधर होने से या फिर कोई ऐसी दिक्कत हो रही है जो RNA लेवल पे है या DNA लेवल पे है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लिनिकल डेटाबेसेस में मिल सकती है। जैसे ह्यूमन जीन म्यूटेशन डेटाबेस या OMIM डेटाबेस, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन।
तो ये दोनों ही डेटाबेसेस उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। देन क्योटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन्स एंड जीनोम्स, केग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई सारे डेटाबेसेस को एक साथ इंटीग्रेट करता है, एक साथ कंबाइन करता है। जैसे इसमें पाथवे डेटाबेस भी है, जीन डेटाबेस भी है, जीनोम डेटाबेस भी है, ड्रग डेटाबेस है, रिएक्शन डेटाबेस है, कंपाउंड डेटाबेस है। ये सारे डेटाबेसेस इसमें एज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस मौजूद है। देन अब बात आती है कि इन डेटाबेस को हमें एक्सेस कैसे करना है, एक्सप्लोर कैसे करना है। तो उसके लिए कई सारे टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ब्लास्ट का, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट की हेल्प से हम किसी भी डीएनए या आरएनए सीक्वेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हमें कोई एक ऐसे डीएनए या आरएनए सीक्वेंस का पता लगा है जो हमें ये देखना है कि उसकी होमोलॉगी किस सीक्वेंस से है या कितने % होमोलॉगी वो शो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम सीक्वेंस से, या फिर एकदम पाइनियर है, एकदम नया है, या फिर ये पता लगाना है कि वो किसी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ का ही तो सीक्वेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ब्लास्ट से कर सकते हैं। देन फास्टा भी इसी तरह से डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज है। देन एंट्रेज। इसके बाद बात आती है सीक्वेंस अलाइनमेंट की। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए के डिफरेंट सीक्वेंसेस को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जिससे हम उसको कंपेयर कर पाएँ जो एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस हैं उनसे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई एक जम्बल्ड वर्ड दिया हुआ है या एक क्रॉसवर्ड पजल दी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं तो हमें वर्ड्स उसके क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली सीक्वेंस अलाइनमेंट का काम भी यही है, जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं या प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं उनको इस तरह से अरेंज कर दें जिससे उनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी बाकी सीक्वेंसेस से हमें पता लग पाए। तो होमोलॉग्स की अगर हम बात करें, होमोलॉग्स वो सीक्वेंसेस होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है बट सिमिलर हैं। और वो सिमिलैरिटी किस वजह से है? क्योंकि हम सब एक कॉमन इंसेस्टर से इवोल्यूशन के थ्रू बने हैं। तो होमोलॉग्स बेसिकली उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं। ऑर्थोलॉग्स वो सीक्वेंसेस होते हैं जो डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज़ में प्रेजेंट हैं और कॉमन इंसेस्ट्रल जीन से इवॉल्व होके बने हैं, और इनका बायोलॉजिकल फंक्शन भी सेम होता है। जैसे ह्यूमंस और रैट्स के अगर मायोग्लोबिन्स की बात करें तो दोनों ही का काम है मसल में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, बट इनके सीक्वेंसेस में अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है। देन पैरालॉग्स की अगर हम बात करें तो एक ही ऑर्गेनिज्म में अगर डुप्लीकेशन के थ्रू एक से अधिक सीक्वेंस बने हैं, जैसे ह्यूमन अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन्स की बात करें तो उनको हम पैरालॉग्स बोलते हैं। जेनोलॉग्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र इवेंट्स, जैसे एक स्पीशीज़ का किसी और स्पीशीज़ में अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तो जो सीक्वेंस अराइज होते हैं उनको हम जीनोलॉग्स कहते हैं। देन मल्टीपल अलाइनमेंट के अगर हम टूल्स की बात करें तो क्लस्ट, ALW, टी कॉफ़ी, मसल, कैलिंग एंड CLC ये टूल्स यूज़ होते हैं जब हम मल्टीपल अलाइनमेंट करवाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।